हमारे बीच एक ऐसी दिलचस्प शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सिफर से शिखर तक का सफर तय किया। मायानगरी में अदाकारों की भीड़ में अपने मुनफरिद अंदाज से एक अलग पहचान और शिनाख्त हासिल की। उरूज व ज़वाल, नशीब व फराज और उतार चढ़ाव का एक लंबा दौर देखा, लेकिन अपनी सलाहियत के दम पर ये साबित कर दिया कि फन चाहे गली कूचे कस्बे कहीं पर भी पनपे, अगर उसमें दम है तो मंजर आम पर आ ही जाता है। और आज आलम ये है, सुनिएगा कि आज आलम ये है कि फिल्में जो है वो आपके नाम से चलती हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होते, हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होते, अज़्म का भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में। और हमारे साथ एक ऐसी ही अजीब शख्सियत और मौजूद है। नंदिता दास साहिबा की शख्सियत ऐसी है कि वो स्टेज पर अगर वो स्टेज पर मौजूद ना भी हो तो उनकी बेहतरीन फिल्मों का जिक्र हो और उनकी अदाकारी का जिक्र ना हो, ये नामुमकिन है। फिल्म डायरेक्टर की हैसियत से आपकी पेशकश फिराक को कौन भूल सकता है, और ऐसी ही न जाने कितनी फिल्में हैं जिसमें उनकी अदाकारी के लिए हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे और याद रखते हैं। आप कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी में भी शामिल रही। आपने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की चेयरपर्सन की हैसियत से भी काबिल कदर काम किया। फ्रांसीसी हुकूमत की तरफ से आप नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स का एजाज भी हासिल कर चुकी हैं। वो एक ऐसी अदाकारा है और उन चंद अदाकारों में शामिल हैं जो फिल्मों के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर हमेशा पेश रहती हैं। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नंदिता दास साहिबा की इस महफिल में इस तरह से आने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्म जिसका इंतजार हमें इतनी बेसुनी से है, वो ऑलरेडी एक सुपरहिट फिल्म है। मंटो फिल्म का जितना इंतजार हर इंसान को है, अब बस इंतजार उस रीच पे है कि अबैयत है वो कहीं पर उससे बात कर रही थी। बहुत सारे जो लोग मैं जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनमें मंटो कूट के भरा हुआ है, वो सारे मुझे याद आने लगे। तो फिर मैंने 2012 से उन पे रिसर्च करना शुरू किया। 3 साल उसमें लगे, उनकी बेटियों से मिली, बहुत एक रिचनेस आने लगी। और फिर पिछले 3 साल से मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रही थी। ये बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, और जो मंटो के बहुत ही जानकार लोग हैं वो तो मुझे बंदूक कभी से लगाए हुए होंगे कि इसमें सौगंधी नहीं है, और इसमें मोहम्मद भाई नहीं है, और इसमें वो नहीं है, और ये नहीं है। 2 घंटे की फिल्म है, तो जरा मतलब मुझ पे भी रहम करिएगा जब फिल्म देखें। 2 घंटे में उन्होंने तकरीबन 300 कहानियां लिखी हैं, कितने सारे और स्केचेस लिखे, आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो थोड़ा पंखा मेरे पास होना चाहिए था नंदिता के पास। लेकिन आज भाई मंटो जो फिल्म है, ये कितनी मुश्किल फिल्म है, ये हम ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मंटो को समझना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है। ये एक बायोपिक है, जो बायोपिक के पीछे एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खासकर एक ऐसे। पहले तो एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैंने इतना कोई खास नहीं किया जितना इन्होंने किया मंटो के, मुझे मंटो बनाने में। और हाँ, जैसे प्रिपरेशन होती है उसी तरीके से की। और जो डायरेक्टर थे हमारी नंदिता दास, उनकी कुछ खास टेक्निक्स थी जिसको हमने यूज की, मंटो को लाइव करने के लिए कोशिश की। मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी मंटो में कि उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में सच लिखा, जो देखा वो लिखा। और मतलब वो चीज मुझे इतनी मेरे दिमाग में इतनी छा गई थी कि उसी दौरान मैं इतना ज्यादा सच बोलने लगा कि मेरे पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। बाद में मुझे रियलाइज हुआ, यार ये तो मैं बहुत ही थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, इतना ज्यादा भी सच। क्योंकि क्या होता है कि सोसाइटी में राइट और रॉन्ग का हमेशा चलता है।
लेकिन मंटो उससे भी आगे थे। मंटो हमेशा सच जो जो देखते थे वही लिखते थे, सच लिखते थे। आई थिंक सच, इसीलिए उन्होंने सोसाइटी को एक्सपोज किया। तो मेरे पे अफेक्ट बहुत हुआ एक्चुअली मंटो का। मंटो करने के बाद ये तो एडिटिंग में लग गई, लेकिन मैं जो था कराता रह गया एक्चुअली कि यार ये क्या करके चली गई मेरे साथ, तो ऐसा हुआ। तो अभी तक मंटो आपके अंदर नहीं, अब मैं जितना जल्दी हो सके वो उसको निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ट्रबल हो रहा है। ये ट्रबल अच्छा है, बल्कि इस तरह की तकलीफ होती रहे, सच की तरफ हम जाते रहे, ये तो अच्छी प्रॉब्लम टू है। मतलब जैसे हम कहते हैं, एक बार अगर मंटो ने एंट्री मार ली तो फिर नहीं निकलेगा वो, अब आप कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन नंदिता, मैं ये पूछना चाहूंगी, एक अफसाना निगार पे आपने एक फिल्म बनाई है, उनकी जिंदगी को एक अफसाने की तरह आप पेश करने वाली हैं। आपको डर है कि आप एक अफसाना निगार के सामने एक अफसाना लेके खड़ी हैं जो उसकी जिंदगी है। देखिए, डर से तो कोई काम शुरू नहीं किया जा सकता है, और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ी चीज हम एक हस्ती को और एक उनके ख्यालातों को हम आगे सामने आप सबके ला रहे हैं। लेकिन ये एक नजरिया है, मैंने कहती यही एक उनकी। लेकिन मंटो के बारे में इतना नहीं जानता था जितना ये फिल्म करके मुझे मालूम हुआ। आपका फेवरेट अफसाना मंटो का कौन सा है? बहुत सारे हैं, कोई मैं एक तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एक पढ़ता था तो दूसरा लगता था कि ये उससे अच्छा है, ये उससे अच्छा है। काली सलवार, भूत, मतलब कितने सारे अफसाने हैं उनके जो एक से बढ़ के एक है। जब आपको पहली बार वो लुक आया था कि दिस इज हाउ यू वुड लुक एज मंटो, जब आपने पहली बार खुद को देखा था बतौर मंटो उस आईने में, आपको वाकई सच में अंदर से लगा था कि आपके अंदर कुछ बदल गया है एज अ कैरेक्टर? डिड यू फील इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? प्रिपरेशन करते हुए थोड़ा लगने लगा था, क्योंकि इस चारों तरफ इन्होंने माहौल मेरा ऐसा बना दिया था कि मुझे भी एक बार लगने लगा था कि थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो गया था, मैं आउट ऑफ वर्ल्ड हो गया था। तो आसपास लोगों से जो दोस्त थे और जो फोन वोन ये वो सब थोड़ा बालाइताफ रख दिया था मैंने उनको थोड़ा। तो थोड़ा सा उस वक्त पे लगने लगा था कि मुझे कि अब जो एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट होता है कि उस सोच में जाना, उस थॉट में जाना, जो मंटो का उस वक्त पे रहा होगा थॉट, वो बहुत मुश्किल था। और हमारा सबसे ज्यादा हमने फोकस उसी चीज पे किया था। ठंडी लग रही। सी फिजिकली तो बहुत इजी होता है और डायलॉग डिलीवरी भी बहुत इजी होता है, लेकिन उसके थॉट को पकड़ना वो आई थिंक वो सबसे डिफिकल्ट होता है, और उसी को पकड़ने के लिए पूरा माहौल बनाया गया था। नंदिता, इस दौर में थैंकफुली ये वो दौर है जहाँ पे पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा के बीच की जो लाइन थी वो काफी हद तक ब्लर्ड है, लेकिन फिर भी मंटो क्या एक कमर्शियल मूवी है? क्या उसमें जिसको बोलते हैं मैस एलिमेंट है, या फिर आपने वही कैलकुलेटेड रिस्क लिया है जो आपने बहुत सारी अपनी मूवीज के साथ लिया है? कभी कैलकुलेशन आता ही नहीं है, तो मैथ्स में बहुत